हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया है सर, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे। तो जल्दी से बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, और लाइक करके जल्दी बता दो मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है। मैं दिलीप कुमार आज आपको थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं, जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। कि सर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस पे क्यों डिस्कस कर रहे हो? ये तो हमारे बियॉन्ड द टॉपिक है। कोई बात नहीं। यहाँ पर हम दो केस देखेंगे आज, जिससे क्वेश्चन आते हैं। दो केस स्पेशल केस हैं। केस वन, अगर मैं दो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस को एडियाबेटिकली मिक्स करता हूं, तब क्या रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। मीन्स जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो किसके बराबर होगा, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है। दूसरा केस, कि अगर दो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस लेता हूं मैं, एक हायर टेम्परेचर पे, एक लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है। और एक हायर टेम्परेचर वाले से मैं हीट एक्सट्रैक्ट करके उसे हीट इंजन में कनेक्ट करता हूं, उससे मैं कुछ वर्क प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो वो मैक्सिमम वर्क कितना होगा जब वो दोनों इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस एक फाइनल टेम्परेचर को अचीव कर ले। मीन्स फाइनल टेम्परेचर कॉमन अचीव कर ले। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है। इससे पहले हमें इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टू स्पेशल केसेस। क्लियर है सबको? और बहुत ही मजा आने वाला है। जल्दी से मुझे बता दो कि सर वाकई में मजा आ रहा है। लाइक करके वीडियो बता देना है। और अगर वाकई में मेरी मेहनत आपको पसंद लगती है, वीडियो का कंटेंट भी अच्छा लगता है, सारी चीजें स्मूथली समझ आ रही हैं, तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप मेरा भी थोड़ा सा क्या है, मोटिवेशन बढ़ाओ, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो मैं आपको इसी तरह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत से कंसेप्ट देने वाला हूँ। क्लियर है ना? हम अब तक 23 लेक्चर कवर कर चुके हैं थर्मोडायनामिक्स के। जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे हमने कवर किए हैं। जो भी स्टूडेंट आज के सेशन में नया जुड़े हैं, सबसे पहले लेक्चर वन से देखना स्टार्ट करो थर्मोडायनामिक्स। और यकीन मानो, मेरा यकीन मानो, चाहे कुछ मानो या मत मानो, कि अगर आप लेक्चर वन से देखना स्टार्ट करते हो, तो 101% आप थर्मोडायनामिक्स का बेसिक्स जो कंसेप्ट होता है वो सब सीख जाओगे। और अगर आपने थर्मोडायनामिक्स सीख लिया, सुनना मेरी बात को गहराई से, अगर आपने थर्मोडायनामिक्स सीख लिया, तो आपके 3-4 सब्जेक्ट जो आने वाले हैं बहुत ही आसान होने वाले हैं। और मैं कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए जो मैं टर्मिनोलॉजी, जो भी कंसेप्ट, जो भी बेसिक चीज है, जो भी सब्जेक्ट बेसिक बेसिक है उनको पढ़ा रहा हूं, एक बार उनको पढ़ लो। क्योंकि अभी एग्जाम भी नजदीक नहीं है, तो आप चीजों को पढ़ भी सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो। प्रिपेयर करो, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि आपको कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन कोई दे दे, आप उसके लिए कैपेबल हो जाओ कि हाँ हम सॉल्व करेंगे सर, विदाउट एनी डाउट हम सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि हमको क्वेश्चनों से डर लगता है। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है कि वो थ्योरी पढ़ते जाएंगे, थ्योरी पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन अगर उनको एक दे दो, तो पता नहीं क्या है, हवा टाइट हो जाती है, बोलते हैं, सर ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं। लेकिन मेरा यकीन मानो, अगर आपको बेहतरीन कंसेप्ट अपने बूस्ट करने हैं, तो चीजों को स्टार्टिंग से देखना शुरू करो। अगर पसंद आ रही है तो, नहीं पसंद आ रही है वो अलग बात है, क्योंकि हर किसी की पसंद एक जैसी नहीं होती है, वो तो हम भी जानते हैं। ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और किसी को अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है लेक्चर की, तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाके लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की। इधर आ जाओ। हम बात कर रहे हैं सर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस क्या होता है। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो कंप्रेस ना कर सके। बहुत अच्छे। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सके, वही इनकम्प्रेसिबल होता है। और जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, तब मैं इसे प्रूव भी करूंगा कि जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है उसे बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। क्लियर है ना? इधर देखते रहो। अब इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस हमारे यहाँ पर क्या, किस टाइप के होते हैं? अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड हुआ या फिर लिक्विड हुआ, ये क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या इतना क्लियर है? सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मींस जब मैं इन्हें कंप्रेस करूंगा, तो इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मींस इनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम जो होगा वो क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। इतना क्लियर सबको? बहुत अच्छा। और इनकी डेंसिटी भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है।
यहीं पे लिख लेना, डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसको हम प्रूव करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। अभी के लिए जान लो कि हाँ, इनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है और इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बल्क मॉडुलस और एक होता है इनकम्प्रेसिबिलिटी टर्म। इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं, वहां से इसको प्रूव करेंगे, टेंशन नहीं लेना। क्लियर है ना? अभी के लिए जान लो, जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं जनरली इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होते हैं, लेकिन गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। क्लियर है ना? हमने यहाँ गैसेज की बात नहीं की, हम बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड की। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है, इधर देखते रहना। ये सब ठीक है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। अब मैं अगर बात करता हूं कि इन इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए इंटरनल एनर्जी लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं? इंटरनल एनर्जी। सबसे पहला टर्म इंटरनल एनर्जी बता दो इन कंप्रेसिबल सब्सटेंस की। इंटरनल एनर्जी, जिसे हम यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यू। बहुत अच्छे। तो अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना चाहता हूं, डी यू, सब जानते क्या होती है कि सर एम सी, अब पता नहीं क्या आएगा सर, वी आएगा, सी वी आता है, बिल्कुल आता है, इनटू डेल्टा टी डी टी। यही होती है, नहीं होती? क्योंकि इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए या फिर किसी भी सब्सटेंस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखनी है तो एम सी वी डेल्टा टी होती है। लेकिन अब यहां पर जो हमारा इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होता है, हियर हियर Cv जो होगा वही Cp के बराबर होता है, वही C के बराबर होता है फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सर क्यों होता है? हमको तो ये जानना है। बहुत अच्छे, इधर देखो, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C के बराबर होगा। किसी ने अगर मेरे लेक्चर देखे हो तो मैंने स्पेसिफिक हीट जहां पर डिस्कस की थी, आई थिंक तीसरा चौथा पांचवा लेक्चर होगा, मुझे एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं याद है, बट हाँ, जहां मैंने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम जहां डिस्क्राइब की थी, तो मैंने बोला था कि जनरली फॉर गैसेस, देखते हैं ना, जनरली फॉर गैसेस के लिए क्या होता है, Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है। Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है। इतना क्लियर सबको? Cp इज ग्रेटर देन Cv। क्लियर है? ये क्यों होता था? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में जब मैं हीट सप्लाई करता था, सुनना मेरी बात को, कांस्टेंट प्रेशर में हम हीट सप्लाई करते थे, तो इसका मतलब ये हुआ वो पिस्टन मूवमेंट हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? पिस्टन मूवमेंट इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके अंदर गैस भरी हुई थी, और गैस क्या हो जाती थी, वो हमारी मूव करने लग जाती, वॉल्यूम चेंज होता था। लेकिन यहाँ पर सब्सटेंस क्या है, सॉलिड और लिक्विड है, इनमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर कोई बाउंड्री वर्क नहीं होता है। इनके केस में नो बाउंड्री वर्क, बिकॉज नो बाउंड्री वर्क। और यहां पर कुछ बाउंड्री वर्क हो जाता था, उस बाउंड्री वर्क की वजह से हमारा हीट सप्लाई ज्यादा लगता था, इसीलिए मैं बोलता था Cp इज ग्रेटर देन Cv। नो बाउंड्री वर्क, कोई बाउंड्री वर्क होता नहीं इसमें क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, इसीलिए Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C के बराबर होती है। इतना क्लियर है? पर गैसेज के लिए क्या होता है, Cp इज ग्रेटर देन Cv। क्या इतना क्लियर है? तो हम तुरंत लिख देंगे, तो इंटरनल एनर्जी होगी इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए, क्या मैं mc डेल्टा डी लिखूं? बिल्कुल लिखूं। वेयर C क्या है, स्पेसिफिक हीट फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। इसी की वैल्यू क्या है, specific heat for incompressible substance, specific heat for incompressible substance। क्या इतना क्लियर है? ये हमको पता चल गया, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगी। अब कहीं पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट आता है, जैसे कहीं पे रिजिड की बात करें, रिजिड, जो रिजिड स्ट्रक्चर की बात करता है उसको हम वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस मानते हैं। ठीक है? तो ये क्या है, क्वेश्चन में कभी भी लैंग्वेज दे देता है, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जहां पर भी क्या कर रहा होगा, टॉक्स अबाउट रिजिड रिजिड कंटेनर की बात करें, वेसल्स की बात करें, किसी भी चीज की बात करें रिजिड में, तो इसका मतलब वो क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, वो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम रही होगी। तो रिजिड वर्ड यहां पे भी आ जाए, इसका मतलब क्या है कि अगर उसमें हम प्रोसेस कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। बहुत अच्छी, इधर क्लियर है सबको? अब यहाँ पे मैं दो केस स्पेशल डिस्कस करने वाला हूँ। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस हमने समझ लिया, अब केस वन क्या बोलता है पहले ये समझते हैं। ठीक है? केस वन क्या है पहले तो इसे जानते हैं, उसके बाद इसकी एनालिसिस करेंगे केस वन की। ये केस वन हमारा स्क्रीन पे, इधर देखते रहना। केस वन क्या है कि टू इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, टू इनकम्प्रेसिबल substances are allowed to mix adiabatically, to mix adiabatically
टू अटेन अ कॉमन फाइनल टेम्परेचर, टू अटेन अ कॉमन फाइनल टेम्परेचर, बोल देते हैं कुछ TF। क्लियर है ना? दो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस लेंगे जिसका कुछ मास होगा m1, जिसकी स्पेसिफिक हीट होगी C1 और कुछ टेम्परेचर पे होगा T1 पर। क्लियर है ना? सिमिलरली दूसरा इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस N2, मास होगा, टेम्परेचर T2, स्पेसिफिक हीट C2। इन दोनों को एडियाबेटिकली मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये कॉमन फाइनल टेम्परेचर अचीव करेंगे अपना। तो उस कॉमन फाइनल टेम्परेचर को हमें पता करना है कैसे निकालना है। क्लियर है ना? आप देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के कंसेप्ट अगर पूछता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना? जैसे मैंने बात की कि हमने क्या लिया कि ये कोई दो सब्सटेंस ले ली, लो ये दो सब्सटेंस ले रहा हूं मैं, यहाँ पे देखते रहना। दो सब्सटेंस को मैं मिक्स करूंगा किसी भी कंटेनर में, ये हमने कोई कंटेनर मान लिया और एडियाबेटिकली की बात कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसको ही हम सिस्टम मान रहे हैं, ये पूरा जो है इसको हम सिस्टम मान रहे हैं और हमने क्या किया है कि बीच में एक पार्टीशन वॉल लगा दी कुछ, और यहां पर सब्सटेंस 1 ले लिया, यहां पर 2 ले लिया। क्लियर है ना? यहां पर जो हमारा सब्सटेंस है वो 1 है, यहां पर क्या है 2, जिसका कुछ मास होगा m1, कुछ स्पेसिफिक हीट होगी C1, कुछ टेम्परेचर होगा T1। बहुत अच्छे। यहाँ पर M2, कुछ C2, कुछ T2। क्लियर है सबको? और ये इसको हमने एडियाबेटिकली क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। बहुत अच्छे। एडियाबेटिकली हमने क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है। दोनों को मिक्स करेंगे तो ये इनका कॉमन फाइनल टेम्परेचर अचीव होगा। मिक्स करने के बाद ये इन दोनों का क्या होगा, कॉमन फाइनल टेम्परेचर होगा आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग तो टेम्परेचर होगा वो T फाइनल कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल क्लियर है? इतना क्लियर सबको? बिल्कुल ठीक है। सिस्टम क्या है, एडियाबेटिकली मिक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब डेल क्यू क्या है, इक्वल टू 0 है। एडियाबेटिक है ना? एडियाबेटिकली इधर देखते हो, एडियाबेटिकली हम मिक्सिंग कर रहे हैं, एडियाबेटिकली मिक्सिंग। इतना क्लियर है? और यहां पर एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है उसको लिख लो कि इसको मिक्स करते दौरान इनका प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू कांस्टेंट, P के बराबर। क्लियर है? ये हमारा एक अजम्पशन है। बहुत अच्छे। इसको हम कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर बता दो सर, T फाइनल क्या निकल के आ रहा है, ये पूछ रहा है। आफ्टर मिक्सिंग जो दोनों का टेम्परेचर होगा वो T फाइनल वो क्या होगा। ये दोनों इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, इसमें इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस 1, इसमें इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस 2। इतना क्लियर है? ठीक है, इधर देखते रहना। अब मैं बात करने वाला हूं फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अगर मैं बात करता हूं तो सब जानते हैं क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे सर, ये होता है कि डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू, क्या हो रहा है आज मार्कर में, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस के डेल डब्ल्यू। इतना क्लियर है? एडियाबेटिकली मिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब डी क्यू क्या है, 0 है। बहुत अच्छे। कोई वर्क हो रहा है क्या, कुछ वर्क नहीं होगा। वर्क जब होगा जब सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा हूं, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा हूं, इसका मतलब वर्क भी क्या है, 0 है। बहुत अच्छे। इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो टोटल है वो क्या इक्वल टू 0 आ रही है। बहुत अच्छे। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग करेंगे तो इसकी कुछ चेंज हुई होगी अलग, 2 की 1 की अलग चेंज हुई होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी, du1 प्लस du2 इक्वल टू क्या रही होगी, 0 रही होगी। कब, जब T1 T फाइनल अचीव करेगा, ये भी तो T फाइनल अचीव करेगा और T2 भी T फाइनल अचीव करेगा मिक्सिंग के बाद। इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दोनों का अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो दोनों की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, बट दोनों के समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब अगर इसका हाईयर टेम्परेचर है तो इसने अपनी हीट लूज की होगी, इसने गेन की होगी, तो टोटल एनर्जी जो लूज हुई है वही टोटल एनर्जी गेन के बराबर है, तो जाके समेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इतना क्लियर है? अब मैं इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की अभी हमने इंटरनल एनर्जी देखी थी, क्या थी, देखो mc डेल्टा टी थी। बिल्कुल ठीक है, तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि mc डेल्टा T1 मैं यहां पे लिख दूं कि इसका m1 C1। क्लियर है ना? और जो चेंज इन टेम्परेचर है फाइनल पे गया, इनिशियल टेम्परेचर T1 था, तो मैं तुरंत लिख दूंगा T फाइनल माइनस के T1, यही रहा होगा, प्लस इसके लिए लिखना चाहता हूं m2 C2 और फाइनल टेम्परेचर पहुंचा, पहले इनिशियल क्या था, T2 था, और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का इधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके माइनस का इधर चला जाएगा, तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ m1 C1 TF आ गया एक, तो प्लस का, यहां से एक प्लस का आ रहा है m2 C2 TF। बहुत अच्छे।
और ये माइनस का जो मल्टीप्लाई हुआ वो इसको मैं इधर साइड ले गया, मैं तुरंत बोल दूंगा M1 C1 T1 प्लस M2 C2, देखते हैं ना, M2 C2 और T2। क्लियर है? यहां से T फाइनल कॉमन निकाला, हम तुरंत बोल देंगे T फाइनल की जो वैल्यू आ गई M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 डिवाइडेड बाई, क्या मैं M1 C1 प्लस M2 C2 लिख दूं? ऐसे यहां से T फाइनल कॉमन निकाला तो M1 C1 प्लस M2 C2 बचा और इसको डिवाइड कर दिया। हमने बोल दिया कि सर ये आ गया फाइनल टेम्परेचर। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अगर मुझे दो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस देते हो, उनको एडियाबेटिकली मिक्स करवाते हो, तो मैं तुरंत बता दूंगा मिक्सिंग के बाद जो भी उन दोनों का फाइनल टेम्परेचर अचीव होगा T फाइनल, वो ये होगा कुछ। इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हमारा इतने से मन नहीं भरा सर, संतुष्टि नहीं मिली, हमारी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। पूर्णतः इच्छा पूरी करनी है तो क्या करें? कि सर मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं इनको मिक्स कर रहा हूं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोसेस रही होंगी, मिक्सिंग हुई होगी, कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी बढ़ी होगी, इसका मतलब प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ एंट्रोपी का जनरेशन हुआ होगा। कि सर मुझे वो एंट्रोपी चेंज बता दो, क्या है ये एंट्रोपी चेंज? यहां पूछेगा पूरे यूनिवर्स की। अब यूनिवर्स की जब हम बात करने जाएंगे तो यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम और सराउंडिंग। यूनिवर्स में तो दोनों चीज आ जाती है, सिस्टम और सराउंडिंग। इसका मतलब ये तो हमारा सिस्टम है, इसके बाहर बाहर चीजें सराउंडिंग होंगी। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखते रहना कि मैं इसको सिस्टम मान रहा हूं, पूरे को क्या मान रहा हूं? सिस्टम। देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं, डेड डेड डैश लाइन से इसको बना रहे हैं, फिर देखते रहना। बहुत शानदार कंसेप्ट है, जिसने ये समझ लिया उसके बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में। अगर क्वेश्चन को घुमा भी देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला ये सिस्टम है, इसके बाहर बाहर जो होगा वो सराउंडिंग होगा। अंदर की बात की हमने, ये क्या पूरा सिस्टम, अंदर की बात कर रहे हैं हम, पूरा सिस्टम है 1 और 2 मिला के। बाहर क्या सराउंडिंग है सर, बहुत अच्छी बात, ठीक है। उसने बोला कि मैं चाहता हूं यूनिवर्स, अगर मैं यूनिवर्स लिखना चाहता हूं, यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स जो होगा वो क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग का समेशन होगा। बहुत अच्छी बात सर, सिस्टम को और सराउंडिंग को ऐड कर दो, ये यूनिवर्स में आ जाएंगे सब। वो चाहता है कि मुझे एंट्रोपी बता दो पूरे यूनिवर्स की क्या है। एक चीज तो क्लियर है मेरे लाल कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर बी डिक्रीज, हमने डिस्कस कर लिया है। या तो हमेशा बढ़ेगी या जीरो हो सकती है, अगर ये प्रोसेस सब रिवर्सिबल रही हो तो। क्लियर है ना? और ये मिक्सिंग वाली प्रोसेस कभी रिवर्सिबल होती नहीं है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स की। क्या बात करने वाला हूं? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स की बात करने वाला हूं। तो इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। तो क्या है, देखो नेक्स्ट पेज में मैं बात कर रहा हूं कि सर हमको एंट्रोपी बता दो, यूनिवर्स की एंट्रोपी बता दो क्या होगी, डेल्टा एस यूनिवर्स। इधर देते रहना, डेल्टा एस यूनिवर्स। बहुत अच्छे। तो सर डेल्टा एस हम जानते थे डेल क्यू अपॉन टी होता है, ये सब जानते हैं, प्लस कुछ डेल्टा एस जनरेशन होता है। बहुत अच्छी बात, हम पूर्णतः सहमत है आपकी बातों से कि सर ये जो डेल्टा एस जनरेशन जहां हो रहा है, क्या वो सिस्टम के अंदर हो रहा है? बिल्कुल ठीक है सर, कि सिस्टम के अंदर एक इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस 1 था, दूसरा सब्सटेंस 2 था, इन दोनों के बीच में कुछ इंटरमिक्सिंग हुई, कुछ ना कुछ एंट्रोपी जनरेशन हुआ होगा, इसका मतलब सिस्टम के अंदर हुआ है, ठीक है। जो डेल क्यू अपॉन टी है, ये डेल क्यू अपॉन टी क्या है सर? ये डेल क्यू होता था कि किसी भी टेम्परेचर पर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट इंटरेक्शन हो रहा हो। क्या कुछ हुआ है क्या इधर? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बोलूंगा ये जो डेल क्यू होता है, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में जो हीट इंटरेक्शन है वो होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये सराउंडिंग की बात कर रहा है। डेल क्यू जो होता है वो सराउंडिंग की तरफ या तो जा रहा होगा, सराउंडिंग से या तो आ रहा होगा हीट इंटरेक्शन। बहुत अच्छे। और ये जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये डेल्टा एस यूनिवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंप्लीमेंट करके। डेल्टा एस यूनिवर्स की अगर बात करता है तो मैं तुरंत ये लिख सकता हूं कि सर ये तो सराउंडिंग में हो रहा था, कि डेल्टा एस सराउंडिंग का बता दो। बहुत अच्छी बात, ऐसे लिखा रहता है कई बार क्वेश्चनों में। और प्लस ये सिस्टम के अंदर हो रहा हुआ जनरेशन, डेल्टा एस सिस्टम का बता दो। मजा आ गया सर, बहुत अच्छे। और आपने तो कंसेप्ट क्या कर दिए, पूरे खोल दिए ऊपर से नीचे, बहुत अच्छे। दिमाग के ताले वाले खोल के बैठना, ये एंट्रोपी चल रही है, याद रखना। और हर एक टॉपिक लिंक टॉपिक है, जिसने पहले के लेक्चर नहीं किए उसे तकलीफ हो रही होगी बहुत ज्यादा, और तकलीफ का इलाज मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दे सकता हूँ। बहुत अच्छे, ठीक है। कि सर ये जो सराउंडिंग है वो हीट इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ हीट इंटरेक्शन जीरो है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा सिंस हीट इंटरेक्शन जीरो, इसका मतलब डेल्टा सराउंडिंग भी जीरो। बहुत अच्छे। इसका मतलब डेल्टा एस जो यूनिवर्स होगा, डेल्टा एस जो यूनिवर्स का होगा,
वो किसके बराबर होगा? डेल्टा सिस्टम के बराबर होगा। बहुत अच्छी बात सर, समझ गए सर, आपकी बातों को, भावनाओं को पूर्णतः समझ रहे हैं। बहुत अच्छा। कि सर सिस्टम के अंदर भी दो सब्सटेंस हैं, इसका मतलब दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इनिशियल से फाइनल जा रहा है, इसका मतलब दोनों की एंट्रोपी अलग अलग चेंज हुई होगी। अब देखना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। तो मैं लिख सकता हूं सिस्टम के अंदर दो सब्सटेंस थे, तो दोनों की अलग अलग मुझे एंट्रोपी पता चल जाए, डेल्टा S1 सब्सटेंस की प्लस डेल्टा S2 की, तो मैं तुरंत बोल दूंगा यही सिस्टम की एंट्रोपी थी और यही यूनिवर्स के बराबर रही होगी। देखो बहुत शानदार कंसेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप समझ रहा है। अब ये जो एंट्रोपी चेंज है ये सब्सटेंस 1 का है, ये एंट्रोपी चेंज किसका है? सब्सटेंस 1। सब्सटेंस 1 इंटरमिक्स किया होगा, सब्सटेंस 1 का एंट्रोपी चेंज, और ये एंट्रोपी चेंज सब्सटेंस 2 का है कि नहीं? सब्सटेंस 2 का, और इन दोनों को मिला के ही तो सिस्टम बन रहा है। बहुत अच्छे, मतलब जो सब्सटेंस 1 था वो T1 से T फाइनल जा रहा था। बहुत अच्छे, T1 से T फाइनल अचीव कर रहा था टेम्परेचर, 2 भी क्या कर रहा था? T2 से T फाइनल टेम्परेचर अचीव कर रहा था। इतना कितने लोगों को क्लियर हुआ? तो सबको क्लियर हो गया। अब मैं एंट्रोपी चेंज बात करना चाहता हूं। ये जो सब्सटेंस है क्या इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस नहीं है क्या? बिल्कुल है सर, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। देखते हैं ना, ये भी क्या है? इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। अब मैं बात करना चाहता हूं एंट्रोपी चेंज फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। देखते हैं ना, एंट्रोपी चेंज फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस क्या होती है, देखते रहो। कि अगर मैं एंट्रोपी चेंज इनकम्प्रेसिबल की निकालना चाहता हूं तो फ्रॉम सेकंड लॉ से मैं जानता हूं, फ्रॉम, या फिर बोलो सेकंड टीडीएस इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन ले लेते हैं लोग। फर्स्ट टीडीएस कोई सी भी ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन क्या मैं लिख सकता हूं कि जो टीडीएस इक्वेशन जो होती थी पहली वाली, वो क्या होती थी? डी प्लस पीडी भी होती थी। बहुत अच्छे सर। और अगर हम बात कर रहे हैं इफ इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, क्या है? इफ इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, ठीक है सर, आपने बात की, हमने मान लिया। तो इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। बहुत अच्छे, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये तो भाई साहब गुजर गए, इनकी तो ईद बन गई। बहुत अच्छे। जैसे ही इनकी ईद बनी तो हमने तुरंत लिख दिया टी डी एस इक्वल टू क्या आ गया? डी यू के बराबर आ गया। और डी यू हम जानते हैं क्या होता है? एम बता दो, सी बता दो, डेल्टा टी बता दो। बहुत अच्छे। और मैं डी एस निकालना चाहता हूं तो डी एस टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं, एम सी डेल्टा टी अपॉन टी। बहुत अच्छे। और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करने के बाद क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा S1 आ जाएगा। S1 का निकालना चाहता हूं तो हम तुरंत बोलेंगे यहां से जो एंट्रोपी चेंज आ रहा होगा डेल्टा S, वो क्या आएगा कि सर एम सी तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन किया, ये आता है लॉग टी। आता है कि नहीं आता? लॉग टी आता है। और अगर ये T1 से T फाइनल जा रहा था, इसका मतलब ये डेल्टा S1 रहा होगा। बहुत अच्छे, तो हम तुरंत लिख देंगे डेल्टा S1 जो आएगा, S1 मतलब इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस का एंट्रोपी चेंज, वो क्या होगा? इसका मास होगा M1, इसका होगा C1। देखते रहे ना, मैंने रिप्लेस कर दिया वन में, सब कुछ वन में रिप्लेस कर दिया, तो मास M1, C1 स्पेसिफिक हीट और लॉग ऑफ टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। बहुत अच्छे, ये आ गई हमारी एंट्रोपी चेंज फॉर द इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस 1। सिमिलरली क्या 2 के लिए लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर, नेक्स्ट पेज पे। सिमिलरली, सिमिलरली मजा आ रहा है, वाह सर, बहुत अच्छे। डेल्टा S2 मैं तुरंत लिख दूंगा M2 C2 लॉग ऑफ कहां तक जा रहा है? फाइनल टेम्परेचर TF, इनिशियल था T2। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। डेल्टा S1 डेल्टा S2 आ गया तो हम तुरंत बोल देंगे सर इस इक्वेशन में रख दें क्या? अगर आपकी इच्छा हो तो रख दो सर, ठीक है। इस इक्वेशन को 1 मान लो। पीछे कोई इक्वेशन आ रही थी क्या, देख लेते हैं। ठीक है, इसको मानते हैं 1। इस इक्वेशन को 1 मानते हैं। हो क्या रहा है आज, हो क्या रहा है? ये जोश में आ गए क्या सर? कोई बात नहीं, इधर देखते हो, पता नहीं क्या हो रहा है, मार्कर अपने आप दौड़ जाता है, कई बार बिना दौड़ा ही दौड़ रहा है। इसको 1 मानते हैं, इस इक्वेशन को क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। बहुत अच्छे, इस इक्वेशन को क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, और मैं तुरंत डेल्टा S1 डेल्टा S2 फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। बहुत अच्छे, क्या लिख सकता हूं कि डेल्टा S यूनिवर्स, अगर मैं बात करता हूं डेल्टा S यूनिवर्स बता दो क्या आ रही है? इक्वल टू क्या डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 थी। बहुत अच्छे सर। और यहां पर मैं लिख सकता हूं M1 C1 लॉग ऑफ T फाइनल अपॉन T इनिशियल। बहुत बढ़िया, प्लस M2
C2 log ऑफ T फाइनल अपॉन T2, बहुत अच्छे। और ये आ जाएगी डेल्टा एस यूनिवर्स इस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्पेशल केस की बात करने वाले हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि दोनों सब्सटेंस का मास सेम है, दोनों सब्सटेंस इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस जो हमने लिए थे, दोनों का मास सेम है, दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो स्पेसिफिक हीट भी सेम होगी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं तुरंत बोलूंगा इफ क्या इफ M1C1 इक्वल टू क्या है M2C2 और इक्वल टू MC के बराबर है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखूंगा टेम्परेचर क्या आएगा हमारे पास। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है, तो M इंटू सी बराबर है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉमन आ जाएंगे। ये दोनों कॉमन है तो ये ट्वाइस हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वाह, टी फाइनल जो होगा M और C तो बाहर आ गया, हम T1 प्लस T2 लिख देंगे, बहुत अच्छे। और यहाँ पर नीचे M1C1 प्लस M2C2 दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, 2MC। MC से NC को चीर दो, बहुत बढ़िया। टी फाइनल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई सर T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। और क्या ये अर्थमेटिक मीन नहीं है क्या टेम्परेचर का? इनिशियल जो टेम्परेचर थे इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के, दोनों का टेम्परेचर तो अलग अलग रखा था ना, टेम्परेचर भी सेम रहेगा तो मिक्स करने का मतलब क्या? सब कुछ तो सेम है, मिक्स करके कुछ मिल रहा ही नहीं। क्लियर है ना? मिक्स करके हमको ना टेम्परेचर कम हो रहा है किसी का, ना बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी चेंज भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो मिक्स की कुछ ही नहीं काम की है। क्लियर है ना? इधर देखो, तो हम बोल देंगे कि टेम्परेचर जो आया हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन आया है। क्लियर है ना? AM मतलब ये क्या है, आफ्टर वाला नहीं, ये वो नहीं है, सुबह मॉर्निंग वाला AM। क्लियर है ना? इधर देखते रहो। अब मुझे डेल्टा एस यूनिवर्स भी निकालना है। इस केस में डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगी, बहुत अच्छे, निकालना है तो निकाल लो सर। M1C1 सेम है, M2C2 सेम है, तो M ऑफ C बाहर आ गए, बहुत अच्छे। देखते हैं ना, M ऑफ C कहा गए, बाहर आ गए। और मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा लॉग ऑफ मैं तुरंत लिख दूंगा T फाइनल अपॉन T1 प्लस लॉग ऑफ T फाइनल अपॉन T2, बहुत अच्छे सर। जब मैं लॉग A प्लस लॉग B लिखना चाहता हूं तो दोनों प्रोडक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। हमने लिखा M ऑफ C लॉग ऑफ, दोनों प्रोडक्ट होके मैं लिख दूंगा T फाइनल इंटू T फाइनल डिवाइडेड बाई T1 इंटू T1। इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हुआ? यहां पर मैं बोल दूंगा TF का स्क्वायर, क्या बोल दूंगा, TF का स्क्वायर, बहुत अच्छे। मैंने तुरंत लिख दिया M ऑफ C लॉग ऑफ, इसको मैंने लिख दिया TF का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 T2। देखते हैं ना, अगर मैं इस पे अंडर रूट चढ़ाता हूं, इस पे अंडर रूट चढ़ाता हूं और इस पे स्क्वायर लगा देता हूं, कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। देखते रहना, मैंने अंडर रूट चढ़ा दिया, स्क्वायर लगाया तो कैंसिल आउट, लेकिन मैंने इस स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे चढ़ा दिया। क्लियर है ना? इस स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। देखते रहना, अब यहाँ पर मैं स्टेप काट रहा हूँ एक, इस, चलो नहीं काट रहे, नहीं तो बहुत से लोग तो कंफ्यूज होंगे सर कर क्या दिया। क्लियर है ना? आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। हमने तुरंत लिख दिया डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा MC तो चल रहा है, लॉग ऑफ इस स्क्वायर को मैंने निकाला, ऊपर लगा दिया, ठीक है। यहां से भी स्क्वायर को निकाला, ऊपर लगा दिया। क्या इतना क्लियर हो रहा है सबको? बिल्कुल हो रहा है, देखते रहना। नेक्स्ट में मैंने लिख दिया कि TF डिवाइड बाई रूट ओवर T1 इंटू T2 बचा कि नहीं बचा? और यहाँ पर हमने स्क्वायर चढ़ा दिया, और ये स्क्वायर यहाँ पर सामने आ जाएगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है। 2MC लॉग मैं लिख सकता हूँ T फाइनल अपॉन रूट ओवर T1 डॉट T2, बहुत अच्छे। ये T फाइनल क्या निकल के आया था? अर्थमेटिक मीन निकल के आया था सर। और क्या ये वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन है? आए है मजा आ गया। और हम तुरंत लिख देंगे सर कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा, जो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा सर, वो क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि ट्वाइस ऑफ MC लॉग अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाई ज्योमेट्रिक मीन। मीन्स टेम्परेचर अगर हमें पता है तो अर्थमेटिक मीन बताओ, ज्योमेट्रिक मीन बताओ, दोनों का डिवाइड करो, लॉग में रखो, M और C की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, इंटू 2 कर दो। देखो यहाँ पर 2 सब्सटेंस थे, इसीलिए यहाँ 2 आ गया। अगर 3 सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और तीनों सब्सटेंस, समझना चीजों को, तीनों सब्सटेंस सेम स्पेसिफिक हीट मीन सेम सब्सटेंस हैं, सेम मास के हैं, तो यहाँ पर फिर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 4 लेता हूँ सेम मास सेम स्पेसिफिक हीट के, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ इफ n नंबर ऑफ सब्सटेंस, इफ n नंबर ऑफ सेम इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, same incompressible substance with equal mass
देन देन डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो क्या होगा, 2 की जगह n रिप्लेस कर दो, n इंटू मास इंटू सी, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाई ज्योमेट्रिक मीन। इतना क्लियर सबको? लॉग ऑफ अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाई ज्योमेट्रिक मीन। देखो ये आ गया हमारा आंसर, और इस तरह से हम कुछ भी निकलवाए हम निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर दो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस को मैं क्या करता हूँ, मिक्स करता हूँ एडियाबेटिकली, तो अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पूछता है तो यहां से निकाल देंगे, और टेम्परेचर फाइनल पूछता है तो वो अर्थमेटिक मीन के बराबर आएगा। क्या इतना क्लियर सबको? क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस ले रहे हैं, ये हमने देख लिया केस 1, दूसरा केस ले रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार केस है। इधर देखना, केस 2। केस 2 की बात करें, केस 2, केस 2 क्या बोलता है, जस्ट इधर देखना है कि अगर मैं दो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के बीच में हीट इंजन लगाता हूं और वहां से मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करना चाहता हूं, जब तक दोनों इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर एक फाइनल टेम्परेचर अचीव नहीं कर लेता। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है थर्मल रिजर्वर की तरह काम नहीं कर रहे, याद रखना, हीटिंग ऑफ बॉडी की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि थर्मल रिजर्वर का तो टेम्परेचर डाउन नहीं होता। थर्मल रिजर्वर में से कितनी भी हीट एक्सट्रैक्ट कर लो उसका टेम्परेचर नहीं घटता। यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा होगा, एक का बढ़ रहा होगा। इसका मतलब ये इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, इनके बीच में हीट इंजन लगा रहे हैं और मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकाल रहे हैं। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर फाइनल अचीव नहीं हो जाता। समझ आ रही है बात सबको? बिल्कुल ठीक है। तो हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या है? मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल, केस 2 में मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल if a reversible heat engine, if a reversible heat engine is installed between two incompressible substances, two incompressible substances till they attain a common final temperature, they attain a common फाइनल टेम्परेचर। इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये दो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के बीच में रिवर्सिबल हीट इंजन लगाऊंगा, और जब तक उन दोनों इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस का फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हम कितना वर्क मैक्सिमम निकाल सकते हैं वो पूछ रहा है। क्लियर है? देखो मैं दो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस ले रहा हूं, यहां दिखाई देंगे सबको दो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। एक मैंने बोला ये कोई इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, इसका मास होगा m1, इसका स्पेशल हीट होगा c1, टेम्परेचर होगा t1। इतना क्लियर सबको? टेम्परेचर क्या होगा? t1 होगा। बहुत शानदार, टेम्परेचर t1। ठीक है, यहां से मैंने कुछ हीट निकाली, हीट निकालूंगा, मान लेते हैं Q1 हीट आई, इसके बीच में मैंने रिवर्सिबल हीट इंजन लगा दिया, ये रहा हीट इंजन, देखते रहो। ठीक है, और ये हीट रिजेक्ट कर रहा होगा कहां पर? नीचे भी एक इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस लगा रखा है, ये कोई इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, ये रिजर्वर नहीं है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। इसका M2 होगा, इसका C2 होगा स्पेशल हीट, और टेम्परेचर होगा T2। ठीक है, और यहां से हमें वर्क निकालना है, कितना वर्क मैक्सिमम पॉसिबल होगा, वर्क मैक्सिमम पूछ रहा है कितना होगा। क्लियर है ना? तो एक चीज तो क्लियर है, ये Q1 पता चल जाए, Q2 पता चल जाए, तुरंत मैं बोल दूंगा। कब तक? जब तक इनका फाइनल टेम्परेचर अचीव नहीं होता। इधर देखना, अब मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो पूरा डिवाइस है इसको मैं सिस्टम मान रहा हूं, पूरा जो है सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो इसी की बात हो रही है ना, पूरा सिस्टम है, हमने बोलिए क्या है, पूरा सिस्टम। इसके बाहर बाहर जो कुछ भी हो रहा होगा वो सराउंडिंग होगा, देखते रहना। ये क्या हमने माना, सिस्टम मान लिया पूरा, ठीक है, सिस्टम। ये अंदर वाला सिस्टम है, ये क्या बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, और इधर क्या होगा, सराउंडिंग होगा, बहुत अच्छे सराउंडिंग। क्लियर है ना? इधर देखते हो, इसका मतलब इन दोनों का टेम्परेचर हमें फाइनल अचीव करना है। टेम्परेचर क्या करना है? टी फाइनल अचीव करना है दोनों का, बोथ। इधर दिख रहा है? इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर देख लो, इसको मिटा देता हूं। इन दोनों का टेम्परेचर हमको टी फाइनल अचीव करना है, तो यहां देख लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा, इधर देख लो।
तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, इसका भी फाइनल टेम्परेचर अचीव हो जाए TF के बराबर, इसका भी TF के बराबर हो जाए, तब तक हम हीट इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, इधर छोड़ेंगे, और हमें वर्क मैक्सिमम चाहिए। तो हम वर्क मैक्सिमम, एक चीज तो है कि वर्क मैक्सिमम क्या होगा, Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से हीट आ रही है, Q1 में से कितनी हीट रिजेक्ट हुई, वही वर्क है हमारा। क्लियर है ना, इतना क्लियर सबको, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कोई इफिशियंसी ये मत लगा देना, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2, समझ आ जाओ, क्योंकि ये कांस्टेंट थर्मल रिजर्वर नहीं है, इनका टेम्परेचर वेरी कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट थर्मल रिजर्वर होते तो इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने बोला था थर्मल रिजर्वर वो रिजर्वर है जिसमें से हम हीट कितनी भी एक्सट्रैक्ट कर लें बट उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो टी फाइनल अचीव कर रहा है ना, इसको इधर भी कर रहा है। क्लियर है ना, इसका मतलब ये हाईयर टेम्परेचर होगा, ऊपर वाला क्या होगा, हाईयर टेम्परेचर होगा। एक चीज तो क्लियर है, T1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन T2। इसका मतलब T1 से T फाइनल पहुंच रहा होगा तो T फाइनल के लिए छोटा होगा। देखो T1 अगर बड़ा है, इसका मतलब इसमें से हीट रिजेक्ट हुई है, तो इसका मतलब T1 बड़ा होगा, T फाइनल छोटा होगा इस केस में, वन सब्सटेंस के केस में। दूसरे केस में यहाँ T2 पहले छोटा था, इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं तो T फाइनल टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो यहाँ पर T फाइनल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, ये हीट मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, कितनी हीट हमने यहाँ से निकाली। देखो अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 की। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 जो हम इंजन में सप्लाई कर रहे हैं वो क्या होता है, हीट सप्लाइड क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए हीट सप्लाइड क्या होगा कि सर m बता दो, मास 1 m1 यहां से ले रहे हैं, C1 डेल्टा टी क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि फाइनल टेम्परेचर ज्यादा, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था, T1 माइनस T फाइनल। क्या तरह क्लियर है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए। पॉजिटिव तब आएगा जब हाइयर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो कर रही होगी, बहुत अच्छी। ठीक है, जब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं Q2, इसका मतलब ये हुआ Q2 जब हीट सप्लाई की होगी यहां पर तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, और बढ़ के टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर अगर बढ़ गया होगा तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, T फाइनल ज्यादा हो गया होगा T2 से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे M2 C2 T फाइनल माइनस के T2। इतना क्लियर सबको, मैग्नीट्यूड सबको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब मैं बात करने वाला हूं कि सर अगर मैं इसमें सेकंड लॉ लगाता हूं, सेकंड लॉ मींस एंट्रोपी की बात करते हैं, क्यों बात करते हैं अभी देखना, फ्रॉम सेकंड लॉ एंट्रोपी देख लेते हैं, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम जानते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स अगर मैं लिखना चाहता हूं वो होता है डेल्टा एस सिस्टम बता दो प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग बता दो, यही होता है ना, अभी देखा है हमने। ठीक है, क्या कोई मुझे ये बताएगा कि सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट इंटरेक्शन हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा सर, सिस्टम से सराउंडिंग में तो कोई नहीं जा रही ना हीट, देखो कहीं दिखाई दे रही है किसी को कि बाउंड्री को क्रॉस करते हुए हीट जा रही हो या फिर आ रही हो, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तो कोई हीट इंटरेक्शन है ही नहीं, जीरो हो गया ये तो कंसेप्ट। डेल्टा एस सिस्टम की बात करें, पूरा सिस्टम था, इस सिस्टम में भी एक इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है 1, एक इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस 2, एक हीट इंजन है, तीन तीन चीजें हैं, तो हम तुरंत लिख देंगे जो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स वो किसके बराबर है, डेल्टा एस 1 के बराबर है प्लस डेल्टा एस 2 के बराबर है, इनकम्प्रेसिव सब्सटेंस 1 और 2 प्लस डेल्टा एस ऑफ हीट इंजन के बराबर है। और सिंस हम जानते हैं हीट इंजन क्या है, हीट इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस, साइक्लिक डिवाइस देखते रहना, और हमारी एंट्रोपी क्या है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मींस चेंज ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर साइक्लिक डिवाइस, साइक्लिक डिवाइस क्या होगा, जीरो होता है, सब जानते हैं। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इक्वल टू जीरो होता है, या फिर मैं ये लिख सकता हूं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज इन प्रॉपर्टी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि इसके ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, तो S1 हम लिखते हैं S2 माइनस S1, और यहाँ पे 2 और 1 पॉइंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, 1 और 2 पॉइंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, पॉइंट सेम, पॉइंट सेम, क्योंकि साइकिल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, एंट्रोपी चेंज। क्लियर है ना, तो इसका हीट इंजन का तो कोई एंट्रोपी होगा नहीं क्योंकि ये साइक्लिक डिवाइस है। साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू जीरो होता है हमेशा, चाहे वो हीट इंजन हो, चाहे वो हीट पंप हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे कोई और डिवाइस हो, अगर वो साइक्लिक डिवाइस है और उसका प्रॉपर्टी का चेंज बोलता है तो इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा 100%। हमें एक चीज क्लियर हो गई, फिर से जो डेल्टा एस यूनिवर्स आया है, डेल्टा एस यूनिवर्स जो आया है वो क्या है, डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस 2, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वी नो, क्या वी नो, नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, वी नो
अभी हमने इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की एंट्रोपी चेंज देखी थी, डेल्टा S1 जो होगा अभी देखा था हमने पहले वाले केस में, वो क्या होता है M1 C1 log ऑफ कुछ फाइनल टेम्परेचर अचीव कर रहा होगा T फाइनल अपॉन T1, बहुत अच्छे। और जो डेल्टा S2 होगा वो क्या होगा सर, वो M2 C2 log ऑफ T फाइनल अपॉन T2, बहुत अच्छे। अब बहुत से लोग तो ये सोच रहे हो सर आप पढ़ा क्या रहे हो सर आप क्या करा क्या रहे हो, हमको तो समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले हमें मैक्सिमम वर्क निकालना है, और मैक्सिमम वर्क तब निकाल पाएंगे जब Q1 माइनस Q2 हमें पता हो, और Q1 माइनस Q2 हमें तब पता चलेगा जब T फाइनल पता हो। हम T फाइनल निकालने का जरिया ढूंढ रहे हैं, कैसे निकालते हैं वो कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, क्लियर है ना कि सर मैक्सिमम वर्क तो मैं तब निकाल पाऊंगा जब Q1 और Q2 पता हो, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तब पता चलेगा जब ये फाइनल टेम्परेचर कितना अचीव कर रहा है वो पता चल जाए मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए। बहुत अच्छी बात, देखते रहो क्या मैं इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखो, इक्वेशन 1 मान लो, डेल्टा S1 डेल्टा S2 की वैल्यू रख दो इसमें, तो हम तुरंत लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिंस देयरफॉर डेल्टा S यूनिवर्स, क्या मैं डायरेक्ट लिखूं, बिल्कुल लिखूं सर, आपकी इच्छा है, M1 C1 ऐड कर देना log T फाइनल अपॉन T1, बहुत अच्छे, एक बार कर चुके हैं इसलिए फास्ट कर रहे हैं, M2 C2 log ऑफ T फाइनल अपॉन T2, बहुत शानदार कंसेप्ट, इधर देखते रहो। और यहां से हमारे पास डेल्टा एस यूनिवर्स आ गया। और अगर मैं बात करता हूं इफ क्या इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू मास के बराबर है, बहुत अच्छे, c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू c के बराबर है, इसका मतलब मैंने बोला सेम इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस विद इक्वल मास, इसका मतलब ये है ना, सेम सब्सटेंस विद इक्वल मास, बहुत अच्छे। जैसे हमने कोई सब्सटेंस लिया, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस लिया, जैसे ऑयल, ऑयल ले लिया कुछ, ऑयल का मैंने बोला एक टेम्परेचर था 500 डिग्री सेल्सियस, दूसरा टेम्परेचर था 200 डिग्री सेल्सियस, दोनों इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के बीच में मैंने हीट इंजन लगाया, इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट सेम होगी। और मैंने बोला पहले जो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस था जो 500 डिग्री पे, वो भी कितने केजी लिया था हमने, 50 केजी, और दूसरा भी क्या लिया 200 डिग्री वाला भी 50 केजी, इसका मतलब मास भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर देखना, इन दोनों के बीच में हीट इंजन लगा है, तो अगर M1 M2 सेम रहेगा तो मैं डेल्टा एस यूनिवर्स लिख दूंगा यहाँ से, डेल्टा एस जो यूनिवर्स आएगा, देखते रहना, यूनिवर्स वो क्या होगा, m डॉट सी बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ से मैं तुरंत लिख दूंगा लॉग, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये टी एफ स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा T1 डॉट T2, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बहुत अच्छा। अब इधर देखो, इधर समझो, यहाँ पे टी फाइनल कोई अर्थमेटिक मीन मत लिख देना गलती से, वो पहले केस का था, कहीं वही याद हो। अब ये दूसरा केस है, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता हमको पता करना है ना, टी फाइनल क्या आ रहा है। अब इधर देखो, हमने क्या बात कर रहे थे सर, हम बात कर रहे थे मैक्सिमम वर्क चाहिए, मैक्सिमम वर्क तब देगा जब ये एफिशिएंट, ये हीट इंजन क्या हो, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, मींस ये हीट इंजन मैक्सिमम वर्क देने वाला हो, और मैक्सिमम वर्क देने वाला हीट इंजन कार्नोट इंजन होता है, और कार्नोट इंजन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, देखो रिवर्सिबल की बात लिखी है, समझ आ गया, रिवर्सिबल अगर हीट इंजन है ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, और मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा तो मैक्सिमम वर्क भी देगा, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल के लिए क्या एंट्रोपी का जो जनरेशन होता है वो क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, या फिर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिवर्सिबल के लिए क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, बहुत अच्छे। तो मैं तुरंत बोल दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि सर इफ क्या, इफ हमको वर्क जो है मैक्सिमम चाहिए, वर्क इक्वल टू वर्क मैक्सिमम चाहिए, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए हमारी, होनी चाहिए, होनी चाहिए, और एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होगी जब रिवर्सिबल हीट इंजन होगा, रिवर्सिबल हीट इंजन, बहुत अच्छे, और रिवर्सिबल हीट इंजन की बात हम कर रहे हैं। और अगर ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, इसका मतलब डेल्टा एस जनरेशन रिवर्सिबल के केस में क्या होता है, जीरो होता है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होता है चेंज वो भी इक्वल टू जीरो होता है, इसका मतलब ये एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू क्या कर दें, जीरो कर, इक्वल टू जीरो कर दें, देयरफॉर मैं तुरंत कर दूंगा, देयरफॉर डेल्टा एस यूनिवर्स जो है हमारा इक्वल टू m डॉट सी, ये जो रिजल्ट निकल के आया है लॉग ऑफ टी फाइनल अपॉन T1 डॉट T2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, और ये सब तो गुजर गए इसके साथ मल्टीप्लाई होके जीरो के साथ, बहुत अच्छे। तो यहां से मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये लॉग भी क्या है, दोनों साइड हम क्या ले लें, एक्सपोनेंशियल ले लें, तो e की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, हम तुरंत बोल देंगे लॉग ऑफ, ये आ रहा है टी फाइनल अपॉन T1 डॉट T2 इक्वल टू जीरो, और दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल लूंगा तो इधर भी e की पावर एक्सपोनेंशियल, इधर की e की पावर एक्सपोनेंशियल, e की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, सब जानते हैं, होता है नहीं होता, इसका मतलब e की पावर लॉग क्या होता है, ये भी 1 होता है, क्लियर सबको।
इसी की पावर 0 क्या होगा, 1 ही तो होगा। इसकी पावर e की पावर log क्या होता है, ये भी 1 होता है। बहुत अच्छे, देखते रहो, ये क्या होता है, ये भी 1 होता है। क्लियर है ना, इधर देखते रहो। क्या इतना क्लियर सबको, क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? e की पावर log क्या होता है, log e 1 होता है आई थिंक, log ऑफ e 1 होता है ना आई थिंक, log ऑफ e। अच्छा, अब हम इसको लॉग को, अगर हम इसको लॉग को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। लॉग को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, कोई मुझे बताएगा? बोलो सर, हमको तो मैथमेटिक्स ही नहीं आती। लॉग को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, ई लेते हैं ना, ई की पावर से होता है, ठीक है। ई की पावर लिया लॉग, तो ये आ गया 1 आ गया, और यहाँ पे ई की पावर 0 क्या हो गया, 1 आ गया। इतना क्लियर सबको, इतना क्लियर है क्या सबको? बिल्कुल ठीक है, इधर देखते रहना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, ये टी एफ स्क्वायर चल रहा था ना, टी एफ स्क्वायर, यहाँ पर भी टी एफ स्क्वायर चल रहा है, बहुत अच्छे। यहाँ पर भी क्या चल रहा है, टी एफ स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो आ गई, नेक्स्ट स्लाइड में हम तुरंत लिख देंगे टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 इक्वल टू 1 के बराबर। और यहां से फाइनल टेम्परेचर जो आ गया वो आ गया √ओवर T1 T2। बहुत अच्छी। और ये किसके बराबर है, ये जियोमेट्रिक मीन के बराबर है। देखो पहले केस में हमारा टी फाइनल अर्थमेटिक मीन आ रहा था, अब इसके केस में टी फाइनल हमारा जियोमेट्रिक मीन आ गया। बहुत शानदार, इसके केस में टी फाइनल क्या आ गया, जियोमेट्रिक मीन के बराबर आ गया। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। इधर देखो, जैसे ही हमारे पास टी फाइनल आ गया, देखते रहो, जैसे ही हमारे पास टी फाइनल आ गया, हम वर्क मैक्सिमम निकालेंगे। देखो वर्क मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, कि वर्क मैक्सिमम जो होता है सर, हमने बोला था वर्क मैक्सिमम कैसे निकालेंगे सर, Q1 Q2 बता दो हमको। वर्क मैक्सिमम अगर मैं निकालना चाहता हूं तो Q1 माइनस के Q2 बता दो इसी के दौरान। और Q1 की वैल्यू सबको पता है M1 C1 क्या थी, T1 माइनस के T फाइनल। देखो मैग्नीट्यूड जाके देखो अपना, माइनस में M2 C2 और मैं लिख दूंगा T फाइनल माइनस के T2, ये थी ना। Q1 की वैल्यू ये थी, Q2 की ये थी, और यहां से वर्क मैक्सिमम आएगा। और वर्क मैक्सिमम आने के लिए हमको ये भी पता है, हमने माना था, क्या माना है, सिंस M1 C1 इक्वल टू M2 C2, ये माना है ना, तभी तो ये प्रूफ किया है, इक्वल टू M डॉट C के बराबर। यहां से कॉमन निकाल लिया हमने, तो M C बाहर निकाल लिया, तो मैं तुरंत दे दूंगा T1 माइनस के T फाइनल, यहां माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस के T फाइनल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के T2। बहुत अच्छे, देखते रहो। तो मैं तुरंत लिख दूंगा M डॉट C, और ये आ गया T1 प्लस के T2, प्लस वालों को एक साथ लिख लो, और माइनस के 2TF। इतना क्लियर है। मैं दो कॉमन निकालना चाहता हूं, इसमें से दो कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखते रहो। दो कॉमन निकालेंगे तो हम तुरंत दे देंगे वर्क मैक्सिमम। तो यहाँ पे दो कॉमन निकाला 2M डॉट C, तो इसके नीचे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, T1 प्लस T2 कॉमन निकाले ना दो, और यहां से हट जाएगा, तो ये T फाइनल। और T फाइनल जो हमने देखा था वो क्या था, ज्योमेट्रिक मीन था इसके केस में, और ये क्या आ रहा है, अर्थमेटिक मीन। देखो ठीक है, अर्थमेटिक मीन। हम तुरंत बोल देंगे जो मैक्सिमम वर्क आ रहा है हमारा, वर्क मैक्सिमम, वो किसके बराबर आ रहा है, कि सर ट्वाइस ऑफ M डॉट C, अर्थमेटिक मीन बता दो हमको, माइनस के ज्योमेट्रिक मीन बता दो। और ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अगर वो बोलता है इस तरह से, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। इतना क्लियर। और ये हमारा कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे 2 की जगह n नंबर ऑफ सब्सटेंस होते तो n नंबर ऑफ सब्सटेंस को n से रिप्लेस कर देते, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्लियर है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। एक चीज क्लियर हो गई। देखो पहले का केस क्या था, पहले केस में कोई वर्क नहीं था, कोई वर्क नहीं था, टेम्परेचर क्या था, अर्थमेटिक मीन। यहां मैक्सिमम वर्क के लिए टेम्परेचर क्या है, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। ऐसे भी पूछ लेता है कि अगर मैं रिवर्सिबल हीट इंजन लगा रहा हूं, अगर मैं रिवर्सिबल हीट इंजन लगा रहा हूं, तो रिवर्सिबल हीट इंजन से मैक्सिमम वर्क मिलेगा, तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर अचीव होगा वो किसके बराबर होगा, ज्योमेट्रिक मीन या फिर अर्थमेटिक मीन या फिर किसी और मीन के बराबर होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर। मजा आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल मजा आ गया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट भी इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और बहुत ही खूबसूरत लेक्चर रहा है आज का। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स, और बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर होने वाले हैं, और आने वाले लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाले हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट और बचा एंट्रोपी का, वो कंसेप्ट है इसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए। फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के, उसके बाद अवेलेबल एनर्जी पे जाएंगे, अवेलेबल एनर्जी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
ऑलमोस्ट हमारा 80% सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स के। जिस दिन हमने अवेलेबल एनर्जी कंप्लीट कर लिया, बेसिक थर्मोडायनामिक्स का 80% कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। उसके बाद दो टॉपिक बचेंगे हमारे, एक तो बचेगा प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, दूसरा थर्मोडायनामिक रिलेशन। क्लियर है ना? ये इसमें से बहुत कम आता है, फिर भी हम चीजों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है पावर प्लांट पढ़ने के लिए, आरएसी पढ़ने के लिए, इसीलिए उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और जो हमारा रिलेशन है थर्मोडायनामिक्स रिलेशन, उसको भी पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अभी के लिए क्या करना है, अगर मेरी मेहनत वाकई में पसंद लग रही है, मैं देखो रात के कितने बज रहे हैं अभी, कोई गैस कर सकता है? रात के एटलीस्ट 2 बज रहे हैं, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ? ताकि आपको चीजें प्रोवाइड कर सकूं। कई बार देखा होगा मेरी किसी किसी वीडियो में डिस्टर्बेंस आता होगा, वो मैंने दिन में रिकॉर्ड की हुई है। क्लियर है? दिन में डिस्टर्बेंस होता है, बच्चे बच्चे क्या है, घर में रहते हैं, अभी लॉकडाउन में कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, घर में क्या है, बच्चे बच्चे शोर करते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, रात को जल्द के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहूं तो नहीं करूं, बट फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर बुरा लगता है, बहुत दुखी फील होता है। क्लियर है ना? तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि उनको भी कंटेंट मिल सके और हमको भी पढ़ाने में मजा आ सके। हमको भी पॉजिटिव एनर्जी तभी मिलेगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, थैंक यू।